नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। इस वीडियो में आने के लिए सभी भाइयों का, सभी बहनों का, पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी जगह से देख रहे और सुन रहे सभी आए लोग इस वीडियो में, उन सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए स्टीनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए और स्टीनोग्राफर्स यानी आशु लिपिक और पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, दोनों के लिए ही रिक्रूटमेंट आप सभी का इंडिया देश के राजस्थान स्टेट की तरफ से एसएसबी द्वारा यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो कि जयपुर में है, उनके द्वारा भाई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों का आ गया है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे वीडियो के अंदर हम इस पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, पूरा जानेंगे हम एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर। जैसे कि आप लोग इतना समझ लें कि ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। आप लोग इंडिया देश में किसी भी जगह से इसमें इस वैकेंसी पर एलिजिबल हो। आप हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, असम, वेस्ट बंगाल के हो, त्रिपुरा के हो, तेलंगाना के हो, किसी भी यूटी और किसी भी स्टेट के हो, पूरे इंडिया देश में आप लोग एलिजिबल रहोगे। और दूसरी हम ये भी बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी, क्या सैलरी मिलेगी और फॉर्म कब से कब तक भरने हैं और काम क्या रहेगा, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया देश के राजस्थान स्टेट की एसएसबी है, ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी। और ये स्टेट का जो एसएसबी होता है यानी स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया है स्टेट के अंदर राजस्थान में, वहाँ से रिक्रूटमेंट आया है। 2024 के अंदर ईयर में रिक्रूटमेंट हो रहा है लोगों का। टोटल वैकेंसी जो इसमें आई है वो 470 है लगभग, मतलब 474, यानी करीब करीब 474 लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगी, वैकेंसियां मिलेंगी, जॉब मिलेगी। कितनी भाई? 474, 474 लोगों को वैकेंसी मिलेगी। ऑलमोस्ट ये सारी वैकेंसियां जो आई हैं, ये सारे लोग गवर्नमेंट जॉब लेंगे, सबकी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी। इस वीडियो में हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज उसको जान लेंगे। और अगर इंडिया में, अगर कैंडिडेट राजस्थान के बाहर से इस वैकेंसी को लेने जा रहा है तो उसके लिए क्या रिजर्वेशन है या नहीं है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी, ठीक है। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडी है इसमें, तो आपको ये जनरल से ही फॉर्म भरवाएंगे, यानी राजस्थान के बाहर वाले लोग, लेकिन पूरे इंडिया में से कहीं से भी जाके इस वैकेंसी को लिया जा सकता है, लेकिन वो जनरल के तौर पर डालेगा फॉर्म, ना कि एससी एसटी और बाकी रिजर्वेशंस में। भले ही वो अपने एरिया में रिजर्वेशंस में होगा, लेकिन इस वैकेंसी के लिए वो जनरल से इस वैकेंसी को ले सकता है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस होगा। अप्लाई लिंक आप लोगों का 2 दिन में एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा मैं आपको जो है एक फॉर्म भरने का वीडियो दे दूंगा। हालांकि आप लोग देखोगे इसमें फॉर्म भरने का जो लिंक है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नोटिफिकेशन पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के लिए। वैकेंसियाँ सही हैं अगर आप लेना चाहो। अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, वैकेंसियाँ आपको देखनी है, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए, तो स्टीनोग्राफर और यानी आशु लिपिक इसको कहते हैं, इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट जैसे पोस्टों को आप लोग लेने की तरफ इधर बढ़ सकते हो, ठीक है। तो पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। 474 लोगों की वैकेंसियाँ हैं ये, सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, आप समझ लें। और नोटिफिकेशन में सारा कुछ मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हो, आसानी से खुद भी आकर देख सकते हो। अभी इसके अलावा दोस्तों एक बात और ये भी है कि 4000 से ज़्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट पहले से ही चालू करवा दी है एसएसबी ने स्टेट राजस्थान में। राजस्थान स्टेट में जो है, जो आप लोगों का एसएसबी है, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट काफ़ी सारे चल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट आपका ये चल रहा है, देखो, जूनियर असिस्टेंट, और इसके अलावा क्लर्क का पोस्ट चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ गया था 13 तारीख को। अब दोस्तों क्या है ना कि हम लोग एक एक वीडियो हम इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि एक पर डे में आप देखोगे, पर डे में बहुत वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा है भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर मैं आपको सारा डायरेक्ट नोटिस दे देता हूँ। मैं आपको क्या करता हूँ दोस्तों, एक टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन है, उस पर सारे नोटिस डालता रहता हूँ। जितने भी वैकेंसीज के नोटिस आते हैं सारे वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अप्लाई लिंक भी मैं दे देता हूँ, नोटिफिकेशंस भी दे देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसियों को मैं लेकर आ जाता हूँ वीडियो के साथ, ठीक है। वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए लाता हूँ मैं जिसमें नोटिफिकेशंस ऐसे हैं जो कि ज़रूरी हो जाते हैं लोगों के लिए, उसके ऊपर वीडियो आती है। बाकी सारे तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल ही जाते हैं। तो दो ही तरीके हैं, एक तो टेलीग्राम पे अपडेट ले लो और यूट्यूब से वीडियो देख लो यहाँ से। और प्रिपरेशन जैसा कुछ भी आएगा तो यहीं पर यूट्यूब पे आपका सिलेबस के साथ साथ जो भी आपका प्रिपरेशन में जो भी सिलेबस दिया है उसकी तैयारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। सिलेबस आपको पहले ही दे दिया जाता है, तो आप लोग सिलेबस रेडी करके वैकेंसियाँ ले सकते हो। स्टेट राजस्थान में टोटल वैकेंसी 474 रहेंगी इस रिक्रूटमेंट में, जैसे कि 474, ठीक है। 474 लोगों को दोस्तों जॉब मिलेगी। इसमें राजस्थान स्टेट की तरफ जाना होगा इस वैकेंसी को लेने। ऑल इंडिया लोग जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ऑल इंडिया लोग इसमें जा सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक रिक्रूटमेंट और आपका चल रहा है सुपरवाइज़र का,
ये महिलाओं की वैकेंसी चल रही है इसमें। ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है आप लोगों का, ये 13 तारीख को आया था। इसके अलावा हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट में, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट में और ये सुपरवाइजर में भी आप देखोगे। आंगनवाड़ी वर्कर कोटा के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है। ये सारी वैकेंसी राजस्थान में। आपको अगर मैं टोटल अगर अप्रॉक्स आइडिया दूं तो आप लोग अगर देखोगे तो सुपरिंटेंडेंट वाली और ये सारी मिला लोगे वैकेंसी, इस वाली को भी मिला लोगे, और आपकी जो इससे पहले चल रही थी जो ये वाली थी जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क का, ये सारी वैकेंसी आप लोग मिला लोगे ना, तो करीब करीब ये 1000 और ये 4000, ये करीब 5000 की, और आज जो आई है टोटल करीब करीब 6000 वैकेंसी राजस्थान के एसएसबी द्वारा निकाल दी गई है। ये पिछले 2 हफ्तों के बीच में 6000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी गई है। हाँ, अगर आप स्टेट राजस्थान में रह रहे हो और आप वैकेंसी नहीं देख पा रहे हो, जॉब आपको चाहिए, आप लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हो, आप भले ही 10th पास हो 12th पास हो, क्वालिफिकेशन रखते हो, तो आप जा सकते हो। एक चीज़ और आपको बताऊंगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट जेए और क्लर्क जैसी पोस्ट पर आई हुई है, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक सीईटी नाम का एक एग्ज़ाम है। सीईटी होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आज के समय पर राजस्थान स्टेट में हो रहा है और हरियाणा स्टेट में हो रहा है और भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है ये कन्फर्म हो जाए कि पूरे इंडिया में ही होने लग जाए धीरे धीरे। मैं आपको भी इतना समझा रहा हूँ कि पूरे इंडिया देश में मोस्ट ऑफ द स्टेट, ज़्यादातर राज्य अपने स्टेट में एक सीईटी कराते हैं। सीईटी मतलब ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये है कि भाई आपका ये सीईटी आप लोगों ने पास कर लिया तो काफ़ी सारी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की जो आएंगी उसके लिए आप लोग जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये कंडीशन निकाली गई है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स ही निकालते हैं इसको सीईटी को, ठीक है, क्योंकि सीईटी स्टेट लेवल के होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको करवा रहे होते हैं, यानी कि जो स्टेट में गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो लोग सीईटी करवा लेते हैं, जो स्टेट लेवल का कराते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस एग्जाम के बिहाफ पर ही कैंडिडेट जो है वो काफ़ी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाता है अगर उसने सीईटी पास कर दिया। तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा चीज़ है कि स्टेट लेवल की वैकेंसी सीईटी पास आउट वालों को मिल जाती है। अभी क्या है दोस्तों, जो असिस्टेंट वाला पोस्ट है, ये वाला जो पोस्ट है, इसमें बिना सीईटी पास आउट वाले लोग नहीं जा सकते। जिन्होंने सीईटी नहीं दिया डेफिनेटली वो लोग इस वैकेंसी पर नहीं जा सकते। ये वैकेंसियों की संख्या बढ़ी है, अब सीईटी की वजह से काफ़ी लोग इस वैकेंसी को नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि जब भी सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा स्टेट में हम उसको भर के फिर इसको लेंगे। तो इस बार का अभी पता नहीं है क्या चल रहा है, सीईटी नोटिफिकेशन का अपडेट मुझे मिलता है तो मैं बताता हूँ। सीईटी हो जाता है, हर साल होता है, हर साल सीईटी पास करके लोग काफ़ी वैकेंसियों पे एलिजिबल हो जाते हैं। राजस्थान स्टेट में भी, हरियाणा में भी और दूसरे अन्य स्टेट्स में भी इस तरीके से सीईटी हो रहा है इंडिया देश में, ठीक है। तो आप लोग अगर बिना सीईटी वाली वैकेंसियाँ हैं तो मैं आपको बता दूं आज जो वैकेंसी आई है वो बिना सीईटी वाली है। बाकी आप लोग सुपरिंटेंडेंट की भी देख सकते हो, महिलाओं के लिए काफ़ी वैकेंसियाँ आई हुई है, तो जो भी महिलाएं हैं वो इधर जा सकती है। जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, जितनी फीमेल्स कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में आई हैं, सुनने वीडियो में आई हैं, तो आपको कहूँगा ये वुमेंस की वैकेंसी आप देख सकते हो, आपके लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दूं यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फुल एडवर्टाइजमेंट स्टीनो और पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट पर। ये पोस्टें काफ़ी अच्छी होती हैं, आप लोग लेना चाहो तो ज़रूर लें। राजस्थान स्टेट में जाकर वैकेंसियाँ मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार सारा पॉइंट आपके साथ डिस्कस होगा नोटिफिकेशन का। इसको मैंने क्लिक करा तो नोटिफिकेशन इस तरीके से आ गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आप लोगों का जयपुर में है, मतलब ये लोग जयपुर से नोटिफिकेशन निकालते हैं पूरे स्टेट में रिक्रूटमेंट के लिए। 26 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आ गया, यानी आज ही नोटिफिकेशन आया। आप देखोगे ये दोस्तों 7वां नोटिफिकेशन है, इससे पीछे इन्होंने 6 नोटिफिकेशन दे दिए, 6 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट दे दिए हैं, और ये 7वां रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, शीघ्र लिपिक, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है शीघ्र लिपिक, मतलब हो जाता है वही स्टीनोग्राफर। इसके अलावा जो है आप लोगों का निजी सहायक, निजी सहायक मतलब पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट बेसिकली किसी का कोई पर्सनल असिस्टेंट होगा वो, तो वो निजी सहायक हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ग्रेड सेकंड में पोस्ट आती है, संयुक्त सीधी भर्ती है ये, ठीक है। टोटल वैकेंसियों की संख्या आप लोग देख सकते हो, एक बार मैं आपको बता दूं। राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 ईयर में आ गया था। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ और मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त नियम 2014 के अंतर्गत क्रमशः, अब ये बता रहे हैं हम कैसे रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमने 1970 में एक रूल बनाया, फिर 1919 में 99 में रूल बनाया और फिर 2014 में एक रूल बनाया, जिसके चलते हम इस रिक्रूटमेंट को करा रहे हैं। और ये रिक्रूटमेंट हम करा लेंगे सुधार विभाग के माध्यम से। राज्य सरकार के अधीनस्थ जितने भी विभाग हैं और जितने भी कार्यालय हैं उसके अंदर आप लोगों का स्टीनोग्राफर और
निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो। वैकेंसी मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इनकी आई है पीए की। पीए वैकेंसियाँ ज़्यादा आई हैं, आप देख सकते हो 280 हैं। और 194 वैकेंसी आपकी जो आई है शासन सचिवालय विभाग का नाम है, इसके अंदर आप लोगों का है। शासन सचिवालय के अंदर इसकी वैकेंसी आई है 194, समझ सकते हैं। तो 474 लोगों को जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब होंगी। 2024 ईयर का नोटिफिकेशन है, बिल्कुल आज ही आया है नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आया मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए ले आया हूँ इस वीडियो में। तो आपके साथ पूरा डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, पूरे नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब आप जानते हो राजस्थान स्टेट में दो तरह से एरिया डिवाइडेड है, एक है अनुसूचित क्षेत्र और एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र। मतलब वो लोग जो कि अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, मतलब वो लोग जो कि टीएसपी एरियाज में आ रहे हैं, वो लोग की जिनका एरिया ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो वो लोग हो गए अनुसूचित क्षेत्र में। गैर अनुसूचित क्षेत्र वो एरिया हो गए जो जो डेवलपमेंट के हिसाब से राजस्थान में, अब जैसे पूरा राज्य है उसमें कुछ एरिया ऐसे जो डेवलप्ड नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत डेवलप्ड है। तो ज़्यादा आप देखोगे तो जो डेवलप्ड नहीं है उसमें वैकेंसियाँ कम आई हैं, और जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उसमें वैकेंसी ज़्यादा आई है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लें। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इस बात को आपको समझ आ रही होगी। आवेदन करने का प्रोसेस कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, इनके जो एसएसबी है ना राजस्थान के, ये अपने एसएसबी पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लोगों से। रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है लोगों से, और उसमें लोगों का जमा नहीं किया गया है तो ठीक है, आप लोग एक बार जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर देते हो यहाँ पर राजस्थान के एसएसबी पे, और वो एक बार का फीस आपका लग जाता है, और उसके बाद वो वैलिड रहता है आपके लिए वैकेंसीज के लिए। जो भी आने वाली वैकेंसियाँ होंगी स्टेट में, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो एक बार रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है आप लोगों का, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, टैब पर अपनी यूआर और जनरल जो भी आपका रिजर्वेशन है उसको आप डाल के। अब बात ये आती है कि क्या हम राजस्थान के हैं तो ही हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑल इंडिया से इस वैकेंसी को कर सकते हो। ऑल इंडिया में आप किसी भी जगह से इसको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर के इन वैकेंसी को ले सकते हो। याद रखें, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है सिर्फ वैकेंसी उसके लिए, बाकी तो आपका जब भी वैकेंसी आया फॉर्म डाल सकते हो। और वो जो एक बार रजिस्ट्रेशन है उसका एक बार एक शुल्क लिया जाता है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप लोग ये कहोगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों हम एक अलग वीडियो आपको कभी दे देंगे। रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो है इसमें होता है, उस वो एसएसओ पोर्टल कहा जाता है, राजस्थान के इसको एसएसओ पोर्टल कह रहे हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो जाता है। थोड़ा मैं इसमें आगे आता हूँ दोस्तों। इसी के अंदर कह रहे हैं कि आप लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी हुई डिटेल्स देनी होती है, कोई भी एक आईडी प्रूफ देना होता है रजिस्ट्रेशन के समय, वो नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो एक बार इस चीज़ को रीड कर लें कैसे आप फॉर्म भरोगे, उसका पूरा प्रोसेस दिया है। एक बार जो आपका फीस लगता है रजिस्ट्रेशन का वो बता दूं, आप लोगों से 600 रुपये लिए जाते हैं, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो 400 रुपये लिए जाते हैं। इस तरीके का फीस है। ठीक है, हाँ ये देखो इन्होंने कहा है एक बार आपको जो है फीस देनी, अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करके जो है एक बार उसको फॉर्म का फीस देना है और जमा करवाएं। तो देखिए आपका लिखा है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये दोस्तों जो आप अभी देख रहे हो ना 600 रुपये और ये 400 रुपये, ये रजिस्ट्रेशन का फीस है। इतना याद रखें, राजस्थान के बाहर वाले जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन के उससे उनसे जो है 600 रुपीज़ चार्ज होते हैं इस वैकेंसी पे, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी वर्ग के हो। अगर आप राजस्थान एरिया से बाहर हो तो आप लोगों का जो है यहाँ पर फीस 600 रुपये ही लगेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों, आपको वैकेंसियाँ समझाना चाहता हूँ जो आपकी वैकेंसी आई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो आपकी स्टीनोग्राफर वैकेंसी है, तो स्टीनोग्राफर वैकेंसी जो आपकी आई है वो टोटल 194 है। 194 में से सामान्य वर्ग के लोग जो होंगे वो 56 होंगे, 56 होंगे। एससी जो होंगे वो 19 होंगे सिर्फ। एसटी होंगे जो जो राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों में आते हैं वो 14 लोग होंगे। ओबीसी वाले 28 होंगे। अति पिछड़ा वर्ग और कम, अब जो भी लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं वो अपनी वैकेंसी यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने टोटल वैकेंसी स्टीनोग्राफर में दिया। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये हो जाता है, किसी को कम दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को हेयरिंग इम्पेयर्ड है, किसी को जो है अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए वैकेंसी इन्होंने बताई है। आप लोग ये भी देख सकते हो दोस्तों, रिजर्वेशन में आपको साफ बता दूं, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम करके आए हो, तो आपके रिजर्वेशन वैकेंसी इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। निजी सहायक मतलब पर्सनल असिस्टेंट का वैकेंसी टोटल 257 है, जिसमें से जनरल वर्ग का 135 लोग जनरल से ले सकते हैं। एससी एसटी अपनी वैकेंसियों को समझ सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले अपनी वैकेंसी यहाँ से देख लें। तो हाँ, सब लोग अपने अपने रिजर्वेशन के हिसाब से अपनी वैकेंसी यहाँ से समझ सकते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो निजी सहायक ग्रेड सेकंड में जो आप लोगों का है, आप देखिए इसमें आपका दो तरीके से
जो है वैकेंसी जा रहा है। आप लोगों का जो पीए का वैकेंसी है वो राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयों में अलग जाएगा, गैर अनुसूचित एरियाओं में, और जो आप लोगों का अनुसूचित एरिया है उनके अंदर वैकेंसी इस तरीके से जाएगी, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए अलग अलग वैकेंसियों के जो भी रखे हैं रिजर्वेशंस, वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो आप लोग एक बार वैकेंसियाँ समझ सकते हो। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इन्होंने साफ साफ देखिए, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, राजस्थान स्टेट में ऐसा होता है कि विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। मतलब अगर आप लोग नॉन टीएस, मतलब आप लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र में आते हो कि रिक्तियों के विरुद्ध जो वैकेंसी राजस्थान स्टेट के नॉन टीएसपी एरिया में आती हैं, तो वहाँ का जो टीएसपी एरिया का कैंडिडेट है, जो राजस्थान के टीएसपी एरिया में रह रहा है, वो नॉन टीएसपी एरियाज़ की वैकेंसी को ले सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी वाला टीएसपी वाली वैकेंसियों को नहीं ले सकता। ठीक है, ये एक कंडीशन है राजस्थान स्टेट में। मतलब जो लोग राजस्थान स्टेट के अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं वो लोग तो नॉन अनुसूचित क्षेत्र वाली वैकेंसियाँ ले सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं राजस्थान में, वो लोग टीएसपी एरिया उसकी वैकेंसियों को नहीं ले सकते। ये कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहले ही पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जाके फिक्स कर दिया गया है। मतलब पार्लियामेंट में जाकर या जहाँ पर भी ये रूल बने वहाँ से जाकर पहले ही फिक्स हो चुका है कि अब जो इसमें आप लोगों का रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। बेसिकली जो रूल बना है वो रूल इस तरीके का है कि भाई टीएसपी एरिया वाले लोग वैकेंसियाँ जो है नॉन टीएसपी एरिया के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी वाले लोग टीएसपी एरिया के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता है भाई जो अनुसूचित क्षेत्र से आ रहा है उसको तो ऑप्शन मिलने ही चाहिए जगह जगह वैकेंसी लेने के, लेकिन जो नॉन टीएसपी से आ रहा है उसको भी अगर हम जो है टीएसपी एरिया की वैकेंसी दे देंगे तो टीएसपी एरिया वाले किधर जाएंगे वैकेंसी लेने। इस वजह से इन्होंने इस तरीके का रूल रखा है, जो काफ़ी अच्छा रूल है, क्योंकि आप देखो टीएसपी एरिया वाला नॉन टीएसपी की वैकेंसियों को ले सकता है। मतलब कहना यही है कि गैर जो अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग हैं वो पूरे राजस्थान की वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी वाले सिर्फ अपने एरिया की वैकेंसियों पर फॉर्म डाल सकते हैं। ये कंडीशन पहले से ही बताई गई है, गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनके द्वारा ये सब चल रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये नोट में आपके लिए थोड़े पॉइंट है, इसको आप रीड कर सकते हो, आपको समझ आ जाए तो अच्छे से देख लें, कोई डाउट आपको बाद में लग जाए तो बता सकते हैं। विशेष सूचनाएं इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं लोगों के लिए, उसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आगे चलूँगा दोस्तों, हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे। भूतपूर्व सैनिक लोग कौन होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि थल जल वायु यानी कि एयर, आर्मी और नेवी इनमें जाकर काम करके आ गए और अब उनको ये वैकेंसी चाहिए, तो वो एक्स सर्विसमैन लोग हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। हाँ, खिलाड़ियों के लिए भी वैकेंसी इन्होंने रखी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो वो लोग भी अपनी वैकेंसी यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें, आप लोग अगर नेशनल, इंटरनेशनल इन खेलों तक गए हो, ओलंपिक्स गेम खेले हैं, एशियन खेले हैं, दक्षिण एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल गेम और ये विश्व कप और ये सारी चीज़ें खेल रखी हैं और एक अच्छे लेवल तक आप गए हो, और आपका याद रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस स्पोर्ट का वो इन इन लोगों द्वारा बनाया गया होगा, तो आप लोग जो है इसमें जो है आसानी से फॉर्म डाल सकते हो। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। ठीक है, इस तरीके से एशिया ओलंपिक परिषद है, इस तरीके से ये सब है। तो इनके द्वारा अगर वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करा है, उसको दिया गया है, मेडल हो या कुछ भी हो, तो वो लोग यहाँ अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इनके द्वारा ही होना चाहिए। अभी कोई कैंडिडेट किसी के स्पोर्ट में चला गया और वो अच्छी खासी जो है एक पद हासिल कर ले, पोजीशन हासिल कर ले, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो उसके पास एक एक्चुअल जो है उसको परफॉर्मेंस बेस पर जो उसका हुआ है आगे जितना भी निकला है वो, तो वो इनके द्वारा अगर नहीं है और किसी और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो हर स्पोर्ट्स के लिए, हर चीज़ों के लिए इन्होंने पहले ही बता रखा है कि किस अथॉरिटी द्वारा वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होने हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। दिव्यांगजन लोगों के लिए कुछ बताया गया है, आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर है, उसको आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं जो राजस्थान के लोगों के लिए रहेंगे। वेतनमान दोस्तों लेवल 10 का सैलरी होगा, यानी लेवल 10 का सैलरी अगर बात करूं तो करीबन 50 से ऊपर ही होगा, 50,000 के करीब सैलरी होगा इस पोस्ट पर। स्टीनोग्राफर और पीए की पोस्ट पर 50,000 रुपीज़ पर मंथ, इससे भी ज़्यादा हो सकता है लेवल 10 में सैलरी। ये एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ठीक है, दौरान मासिक नियत दरों पर जाएगा, जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जावे। मतलब दोस्तों ये कह रहे हैं कि आप लोग शुरू में एक प्रोबेशन पीरियड पे होते हो, 2 साल आप लोगों को उस पीरियड पे रखेंगे। मतलब आपको रिक्रूटमेंट दे दी, जॉब दे दी, लेकिन आप लोग शुरुआत के 2 साल तक उस टाइम पे रहोगे जिस टाइम पे आप लोगों पे जो बोर्ड है, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है जो आपको जॉब दे रही है,
तो वो आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान देगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकती है। 2 साल आपको अच्छे से उनको देखना है कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे। 2 साल अगर आपने उस पोस्ट पर सही से काम किया तो उसके बाद आपको परमानेंट कर सकते हैं इस वैकेंसी पे, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। और आप लोगों को सैलरी के अलावा भी फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि मकान किराया भत्ता यानी HRA, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। अगर आपके एरिया में महंगाई हो गई, जहाँ वैकेंसी आप लोगों की रिक्रूट हुई है, तो आप लोगों के लिए आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। मतलब महंगाई का असर आप लोगों पे नहीं पड़ने वाला। एरिया में लोग अगर एरिया मान के चलो, एरिया में भुखमरी फैल गई, जहाँ पर आपकी वैकेंसी रिक्रूट हुई वहाँ के लोगों में भुखमरी फैल रही है, वहाँ पे बेरोजगारी हो गई और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, मतलब किसी समय पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपकी आपकी नौकरी का क्या फ़ायदा होगा, तो वो बताया गया है महंगाई भत्ता। मान लो आसपास एरियाओं में महंगाई हो जाती है और आपके आपके पास ये वैकेंसी है, आप इधर जॉब कर रहे हो, तो आपको जॉब के अलावा भी अलग से फ़ायदे मिलते रहेंगे, जिससे कि आपके ऊपर महंगाई का असर ना पड़े। तो ये सरकार द्वारा सोचा गया है, तो लोगों के लिए जो जॉब करेंगे इधर, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है दे होगा। एवं इसके अतिरिक्त आप लोगों को कहा है अन्य कोई भत्ते जैसे ये सब जो है दे नहीं होंगे। देखिए नहीं होंगे इन्होंने कह दिया, मतलब ये लोग कोई अलग अलाउंस आपको नहीं देंगे, ठीक है। जो मैंने आपको भी कहा ना कि किराया और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी भाई, सिर्फ एक सैलरी मिलेगी बस। सिर्फ एक इस पोस्ट पर सिर्फ सैलरी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी और कोई फ़ायदे नहीं मिल रहे, अन्य सुविधा और ऐसा कुछ भी जो है आप लोगों को दे होगा। हाँ ठीक है, प्रोबेशन पीरियड पे ये सब नहीं होगा। अब उसके बाद होगा या नहीं होगा तो वो आप यहाँ से रीड कर लेना। बेसिकली 2 साल तो आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी जो इन्होंने लेवल 10 में डिसाइड करी है। उसके अलावा ये आपको 2 साल तक तो कुछ नहीं देंगे सैलरी के अलावा, पर मंथ सैलरी पर देंगे। और 2 साल के बाद हो सकता है कि ये आप लोगों को डियरनेस अलाउंस और बाकी चीज़ें दे दें। हालांकि ये लोग क्या कह रहे हैं, देखिए इस अवधि के दौरान आप लोग ध्यान रखें, सरकार द्वारा जो आपको फिक्स्ड रेम्युनेशन जो दिया जाएगा होगा, लेकिन पद में आप लोगों को जो है बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो देखिए इन्होंने साफ कह दिया, प्रोबेशन पीरियड में तो लोगों को सैलरी ही मिलेगी सिर्फ। प्रोबेशन पीरियड के बाद जब कैंडिडेट सही में परमानेंट हो जाता है उस पोस्ट पर, तो उसको हो सकता है ये सारे बाकी फ़ायदे मिल जाए, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों सिंपल है, कैंडिडेट 12th पास चाहिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास। कैंडिडेट ने 12th क्लास पास कर ली, CBSE बोर्ड से कर दी, ICSE या फिर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से वो 12th पास कर गया है, प्लस उसके पास O लेवल का या फिर हायर लेवल का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कोर्स है उसके पास, जो कि DOE ACC द्वारा वेरीफाई करा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा अगर वो सर्टिफिकेट आपको मिला है, हायर लेवल सर्टिफिकेट है किस चीज़ में, कंप्यूटर के अंदर, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। मतलब 12th पास प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर 12th पास प्लस डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर, 12th पास प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ें आपकी लगेंगी। कोई भी एक चीज़ दिखा दो और 12th पास हो गए, फॉर्म डाल सकते हो इन वैकेंसियों पर, ठीक है। ऑल इंडिया से फॉर्म डाला जा सकता है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए जो भी लोग इस वैकेंसी को लेने जा रहे हैं। स्टेट की संस्कृति पता हो, स्टेट के अंदर जो हिंदी है, हिंदी से जुड़ हिंदी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है स्टेट के लोगों को, वो आपको पता हो। और हिंदी में कार्य करने का ज्ञान हो कि भाई हिंदी में कार्य करना मतलब अब कोई काम हिंदी इंग्लिश में करेगा क्या। बेसिकली कोई काम कर रहा है तो उसको हिंदी में काम करना, मतलब जो आप काम कर रहे हो वो हिंदी लैंग्वेज में भी कर पाओ, इस तरीके की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। आवश्यक नोट यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो। नोट में आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट लिखा है, उसको रीड कर सकते हो। अन्य योग्यताएं लिखी हैं। राष्ट्रीयता बता दूं, ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, भारत का नागरिक हो, नेपाल का है वो, भूटान का है। प्रजाजन मतलब ये हो जाते हैं कि नेपाल भूटान इन सारी जगहों के या तिब्बत एरियाओं से अगर इंडिया देश में आ गए हैं, या फिर किसी भी पूरे विश्व में किसी देश से भी अगर इंडिया में आ गए हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको फॉर्म डालने के लिए इतना होना चाहिए, या तो इंडिया की सिटीजनशिप हो, नहीं तो परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ इंडिया की हो, और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हो, और आपके पास ये हो कि भाई आप अब अपने देश में एक निवास लेने नहीं जाओगे, आप इसी देश में रहोगे, इस बात का प्रूफ आपके पास डॉक्यूमेंट के साथ साथ होगा, तो आप फॉर्म डाल सकते हो। एज इन्होंने बोला है दोस्तों आप 18 प्लस होने चाहिए, प्लस 40 से कम होने चाहिए। 1 जनवरी 2025 में जो लोग 18 प्लस और 40 बिलो होंगे फॉर्म डाल सकते हैं इन वैकेंसियों पे, ये सब इन्होंने रखा है। रिलैक्सेशन में आपको बता दूं, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल, लेकिन सिर्फ राजस्थान के बाहर वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, उनकी सिर्फ 40 एज ही मैक्सिमम ली जाएगी इस वैकेंसी पे, ठीक है।
देखिए इन्होंने सारी छूट बता दी किसको कितनी मिलेगी। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप समझ सकते हो। पेंशन किसको मिलेगी, पेंशन इन्होंने बोला है लागू होगी नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार आपको जो है पेंशन भी देगी। ठीक है, पेंशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। पेंशन बेसिकली ये होता है जो सैलरी के अलावा कुछ रुपए पर मंथ मिलते हैं, उसको ये लोग पेंशन कह देते हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। पंजीयन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि आपको बता दूं, आप कब से कब तक फॉर्म डालोगे। तो आपको इन्होंने बोला है दोस्तों, हाँ, 29 मार्च, 29 ऑफ मार्च तक, 29 ऑफ फरवरी से 29 ऑफ मार्च तक लोग फॉर्म डाल सकते हैं, इसके अंदर जमा कराया जा सकता है। और इन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है कि 29 ऑफ फरवरी से 29 ऑफ मार्च के आप रात के 12 बजे तक ही फॉर्म डाल सकते हो इस वैकेंसी पे, इन्होंने बोल दिया। परीक्षा आयोजन दोस्तों ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। मतलब ये OMR शीट पर होगा। OMR शीट होती है दोस्तों, इस तरीके का पेपर होता है, वो पिंक कलर का होता है मोस्टली, इस तरीके से पूरे सर्कल से उसमें ABCD और 1 2 3 4 भरा रहता है इस तरीके से, उसके आगे लिखा रहता है ABCD इस तरीके से, और आपको उनमें से बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, उसको आपको ऐसे डार्क करना होता है, और इस तरीके से वो आंसर पूरा अटेम्प्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर राजस्थान स्टेट में OMR शीट के होते हैं, और ऑल इंडिया में मोस्टली OMR शीट के एग्जाम इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम OMR शीट पर हो सकता है, स्टीनोग्राफर में भी, और दूसरा जो आपका पोस्ट है PA वाला, पर्सनल असिस्टेंट वाला, दोनों ही। ठीक है, थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड मिल जाएंगे एग्जाम से 10 दिन पहले ही। और अनापत्ति पंजीयन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस होती है आप लोगों की फॉर्म भरते समय, जो एक ही बार लिया जाता है आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इन्होंने बोला भी है, देखिए का एक बार ये जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित मेल, तो वही चीज़ है दोस्तों, आप लोग इस फीस को जमा करोगे, जो आपको मैंने फीस बताई थी अभी 600 400, और जो भी आपकी कैटेगरी वाइज बताई है वो फीस आप लोगों को समय से भरनी होगी, और वो भरते ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आसानी से इसमें वैकेंसी पर फॉर्म डाल सकते हैं। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड एग्जाम से हफ्ते भर पीछे 7 दिन पहले ही आ जाता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नियुक्ति के अयोग्यता है, मतलब आपको अभी बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को इनको रिक्रूटमेंट नहीं देनी होगी, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। मान लो वो फॉर्म में गलती कर रहा है, फॉर्म में अगर उसकी शादी हो रखी है, उसके बाद भी वो एक से ज़्यादा अपनी अपनी जीवित पत्नी के होते हुए भी दूसरी महिला के साथ वो जो है रिलेशन में होगा, तो वो फॉर्म नहीं डाल सकता, क्योंकि आप लोग मैरिड हो और उसके बाद भी ऐसा कर रहे हो, तो ये एक इलीगल केसेस में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी है कि भाई कौन लोग किस किस कंडीशन में एलिजिबल नहीं होंगे इन वैकेंसियों के लिए, आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करो OTR में, उसके बाद फॉर्म डाल दो, और अपनी फ़ीस जो भरोगे वो रजिस्ट्रेशन वाली भर देना, और फॉर्म जब भरोगे तो अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना, और फॉर्म जमा करके फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल लेना। इस तरीके से आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। अब आप लोगों को फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट देने हैं दोस्तों वो आप लोगों के रहेंगे फोटोग्राफ, साइन, और अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो राजस्थान स्टेट में ही हो रिजर्वेशंस का। इसके अलावा अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो लगाया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे 12th का मार्कशीट, और ये सब चीज़ें लगानी होंगी, तभी वो प्रूफ होगा कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी आप क्वालिफिकेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं, कितना साइज़ उसका रखना है वो इन्होंने यहाँ बता दिया है। विशेष टिप्पणी ये कह रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कर सकता है कैंडिडेट या नहीं कर सकता, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि जैसे ही फॉर्म क्लोज हो जाएगा उसके बाद 7 दिन तक, जैसे कि मान के चलो इनका फॉर्म क्लोज हो रहा है 28 मार्च में फॉर्म क्लोज हो रहा है, ठीक है, 27 मार्च, देखिए 28 मार्च को फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो फिर आपका जो है वही 28 मार्च के बाद 28 मार्च से लेकर आपके 7 दिन आप लगा लो, यानी कहीं ना कहीं 5 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। अब फॉर्म में करेक्शन आप लोग कुछ ही चीज़ों में कर सकते हो, वो यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब आप लोग हर एक चीज़ में फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते। इस बात का भी थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, तो याद याद भाई ध्यान से फॉर्म भरना, कोई गलतियाँ मत करना फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म में करेक्शन आप लोगों को कुछ ही चीज़ों में करने को दिया जाता है, हर चीज़ में करेक्शन नहीं हो पाता है, और इसके लिए भी सिर्फ 7 दिन यानी 1 वीक के करीब मिलता है। फॉर्म करेक्शन से के लिए 300 रुपये हर कैंडिडेट से चार्ज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे बताई है, देखिए इन्होंने बताया अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम
और इसके अलावा बटन दबाना होगा जिसके आधार और दर्ज नवीन डाटा उसके जो है। ठीक है, मैं इसको पहले एक बार अच्छे से देख लूँ क्या बता रहे हैं ये। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है भाई, कोई करेक्शन आपका हो तो सही से कर लेना। एक बात बता दूं, ये लोग करेक्शन करने का मौका नहीं देते आप लोगों को। एसएसबी राजस्थान करेक्शन का मौका लोगों को देगी तो 7 दिन का देगी, उसमें भी कुछ ही चीज़ों में करेक्शन करवाती है, सारी चीज़ों में नहीं करवाती। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस चीज़ में करेक्शन होगा और किस में नहीं। और करेक्शन का भी 300 रुपये लोगों से चार्ज कर लिया जाता है, वो चीज़ आप यहाँ से देख लोगे। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आप 7 दिन के अंदर अंदर, फॉर्म जैसे ही क्लोज हुआ उसके 7 दिन के अंदर अपने फॉर्म में गलतियां सुधारा जा सकता है आपके द्वारा। और ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, ये प्रावधान लिखे हुए हैं दोस्तों, इसको आप एक बार रीड कर लेना, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। आवेदन में गलत सूचना मत देना, नहीं तो जो है अनुसूचित साधनों की रोकथाम, मतलब आप लोगों को फॉर्म में गलत चीज़ें नहीं भरनी है। और दूसरा, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और अनुचित साधनों की रोकथाम इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी चीज़ों को आप लोग जो है नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम सेंटर पे, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब आप लोग पूछोगे इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का स्टीनोग्राफर रिक्रूटमेंट है उनके लिए जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो इस तरीके का होगा। दोनों के लिए देखिए, दोनों के लिए एग्जाम, दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है। पहला एग्जाम होगा पहले चरण में, फिर दूसरा चरण होगा। पहले चरण में सामान्य ज्ञान यानी जीके, दैनिक विज्ञान यानी डेली साइंस, राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जीके ऑफ राजस्थान, इस तरीके से 3 घंटे में हो जाएगा, 50-50 नंबरों में। सामान्य हिंदी और इंग्लिश के 3 घंटे, 100 मार्क्स में ये हो जाएगा। और इसके आगे बढ़ूँ तो अंग्रेजी आशुलिपिक प्रशिक्षण का एग्जाम सेकेंड टीयर में होगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर में तो आपकी स्टीनोग्राफी हो जाएगी, और श्रुति लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर इंग्लिश में प्रतिलेखन और टंकण हो जाएगा, जो कि 10 और 60 मिनट के अंदर 100 नंबर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम पैटर्न आपके सामने रखा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितने टाइम में हमें उसको करना है, और कितना कुछ करना है, कितने शब्द हमें लिखने हैं टाइपिंग के लिए आशुलिपिक यानी शॉर्ट हैंड में। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। स्टीनोग्राफर्स को आशुलिपिक में आपका जो बता दूँ, शॉर्ट हैंड आना जरूरी होता है, टाइपिंग अच्छी खासी आती हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। श्रुति लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में आपको प्रतिलेखन और टंकण करना होगा। टंकण बेसिकली शॉर्ट हैंड हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी। ये स्टीनोग्राफर्स में होगा, पीए में नहीं होगा। पीए का इस एग्ज़ाम को शायद ना करवाएं वो, क्योंकि पीए के लिए ये जो है नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ और होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि चरण 1 और चरण 2 इस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसको अच्छे से समझे। स्पष्टीकरण में कुछ बातें लिखी हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो पेपर आता है ओएमआर शीट का, वो ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करना होता है। उसमें आंसर आप लोगों को, मतलब बॉल पेन होना चाहिए और ब्लू नीले कलर का पेन होना चाहिए। 5 ऑप्शन मिलते हैं उसके अंदर। लास्ट ऑप्शन इसके लिए होता है, किसी क्वेश्चन को आपको खाली छोड़ना है तो ई ऑप्शन को डार्क करना है, बाकी ए से लेकर डी ऑप्शन क्वेश्चंस के आंसर्स के ऑप्शन होते हैं। इस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है। कोई क्वेश्चन खाली भी छोड़ेगा तो लास्ट ऑप्शन को डार्क जरूर करेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है, अगर आपने किसी भी सर्कल को मार्क नहीं किया तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने मशीन में इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ई ऑप्शन उस चीज़ के लिए है कि अनअटेम्प्ट। और जब वो अपने इस मशीन के अंदर इस शीट को डालेंगे जिसमें यहाँ पर स्कैन होगा, जो आपके रिजल्ट को बनाएगा, ओएमआर शीट पर एक स्कैन होता है जिसकी मदद से आपका जो है रिजल्ट बनता है। और वो जब मशीन के अंदर वो शीट जाएगी और वहाँ पे पता लगा कि कैंडिडेट ने ई ऑप्शन को डार्क नहीं किया है, तो इसका मतलब, तो यही मशीन तो यही जानती है ना कि भाई किसी क्वेश्चन का ऑप्शन अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो तो उसको यही मानेगी ना कि ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत किया है उसने, क्योंकि मशीन को ये बताया हुआ है कि भाई ई ऑप्शन जो है वो आप लोगों का अनअटेम्प्टेड वाला है। अब किसी ने सारे ही ऑप्शन छोड़ दिए उस क्वेश्चन में, उसको नेगेटिव मार्किंग में डाल देंगे। ठीक है, तो ई, अब ऐसा नहीं है कि ई ऑप्शन के लिए आप लोगों को अलग से समय मिलता है इसके अंदर। हाँ, लास्ट ऑप्शन फिल करने के लिए अलग से समय मिलता है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तो ई ऑप्शन भरने जाएंगे, उसी में हमारा समय चला जाएगा एग्जाम का, तो हम बाकी सारे क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि हम आपको इसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। देखो, जो क्वेश्चन खाली छोड़ रहे हो ना उसके लिए हम आपको 10 मिनट देंगे। नहीं, इन्होंने क्या बोला, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट जो है मस्ट
इन्होंने एक चीज़ कही है, डार्कन वन ऑफ द सर्कल बबल फॉर ईच क्वेश्चन, एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट बियॉन्ड स्केड्यूल्ड टाइम मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, आपको एग्जाम में दिए गए समय के अलावा भी 10 मिनट मिल जाएंगे, जो आप ई ऑप्शन को डार्क कर सकते हो। मुझे लगता है 10 मिनट काफ़ी एक अच्छा समय है आप लोगों को ई ऑप्शन डार्क करने के लिए। वो ऑप्शन इसके लिए होगा कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर छोड़ दे रहे हो तो आप ई ऑप्शन में सारों को डार्क कर देना। ठीक है, इस तरीके से पेपर होगा। OMR शीट पर होगा। आपका सिलेबस बता दूं, एवरीडे साइंस का सिलेबस आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और तत्व, यौगिक और मिश्रण पूछेंगे, यानी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स और केमिकल चेंजेस, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, सॉल्ट। अब देखिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP लोग कहते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये टॉपिक दोस्तों 10th में ही पढ़ लेते हैं लोग, 10th 12th के टॉपिक्स हैं ये सारे। ठीक है, और आपका जो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं वो भी उतना ही ले रहे हैं, 12th पास। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने कही है, 12th के अलावा एक चीज़ इन्होंने कही, आप लोगों की O लेवल का सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर फील्ड में, इतना ही चाहिए बस। उसके लिए सिलेबस भी इन्होंने उतना ही दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब आप पूछोगे पैटर्न पेपर का कैसा है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, 100 नंबर का पेपर रहेगा और टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन पेपर का 3 घंटे रहेगा। इस तरीके से रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपके पेपरों में नहीं है, यानी आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ोगे तो मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा अपना एग्जाम पैटर्न बताया है। आप कहोगे जो नीचे सिलेबस मैंने आपको भी दिखाया वो चरण 1 का है, अभी आप कहोगे चरण 2 का जो आपने सिलेबस है वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपका चरण 2 जो है ना वो आप लोगों का कहीं ना कहीं ये होगा मई या जून में जाकर होगा। जून महीने के करीब 2nd चरण होगा, या तो मई में हो जाएगा या जून में हो जाएगा। तो इस वजह से समय काफ़ी है, तो अभी उन्होंने सिर्फ पहले ही पेपर का जो है सिलेबस आपको दिया है। ठीक है, तो पहले पेपर का सिलेबस आपने देख लिया। टोटल आपने 3-3 घंटे वाले पेपरों का सिलेबस देखा है अभी। हाँ, ये वाला आपने पहले पेपर का सिलेबस देखा है। ये सारा जो है आपको होगा पहले पेपर का सिलेबस है। आप देखो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र था, इसमें जो पहला पेपर है उसका सिलेबस है। दूसरे का जल्दी आ जाएगा और बाकी तो आपको पता ही है। तो पूरा एग्जाम पैटर्न यहाँ डिस्कस हो गया, सिलेबस डिस्कस हो गया है, एज आपकी डिस्कस हो गई, सैलरी लेवल 10 में यानी 50,000 प्लस सैलरी होगा लोगों का, 50,000 प्लस सैलरी होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होंगी, 2 साल प्रोबेशन में जाएंगे, उसके बाद परमानेंट हो जाएंगे। अदर अलाउंस 2 साल के बाद मिलेंगे। शुरुआती 2 साल पर सिर्फ सैलरी मिलेगी और कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आपको इस नोटिफिकेशन में कोई डाउट लगा हो आप बता सकते हो। राजस्थान में जॉब होगी। पोस्ट का नाम जो आपका रहेगा वो स्टीनोग्राफर, और एक और पोस्ट मैंने आपको बताई जो आप लोगों की रहेगी PA की, पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने रख दिया है और ऑल इंडिया लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसियों पे। राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी आई है। और आपका कोई डाउट रह गया हो आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुंचाना, एक एक लोगों तक, कि वो लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म डाल दें। 2024 का 7वां रिक्रूटमेंट है ये राजस्थान के SSB द्वारा। इससे पहले 6 रिक्रूटमेंट के नोटिस उन्होंने पहले ही डाल दिए हैं, जिसमें से 2-3 नोटिस तो मैं आपके साथ पहले ही कवर कर चुका हूँ। मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।